Hello, all my dear friends. In the tomorrow's lecture, we have started with the EOQ concept, which is economic order quantity, and I have given you as question number 5 as a practice question. Uh, Definitely, you have done the question, but जिसका नहीं हुआ, उसके लिए एक बार हम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. और आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10. मतलब ये EOQ का कॉन्सेप्ट हम पूरा करेंगे एंड हम स्टॉक लेवल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे. ओके. सो EOQ यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इज 4000 यूनिट्स. मतलब बेसिकली दिस इज एनुअल डिमांड ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल और द फिनिश गुड. रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड है, हमें रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड ही चाहिए होती है. परचेज प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90, तो परचेज प्राइस यहाँ पर 90 रुपीज है. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर. इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर मतलब दिस इज बेसिकली योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 135 रुपीज दे रखी है. एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹12 पर यूनिट. यहाँ तो सब कुछ ही आपको डायरेक्टली सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है. इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं थी. डायरेक्टली आपको एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकाल के दे रखा है, डायरेक्टली ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है और डायरेक्टली आपको कैरिंग कॉस्ट भी निकाल के दे रखी है. व्हाट इज द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी. तो आपसे पूछा गया है कि क्या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए. ऑप्टिमम, अब इस ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट. ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट. तो व्हाट इज बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी? बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू. ईओक्यू इज द बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी ना. सो आपसे ईओक्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आपसे इस तरीके से भी ईओक्यू पूछ सकते हैं. आपसे ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो बेसिकली उसका मतलब ही ईओक्यू से उसका मतलब है. एंड आपसे पूछ रहे हैं टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. अभी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ये नई टर्म है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आती है, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है, ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी. तो हमें एक तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब मेरे को ईओक्यू निकालना है एंड मेरे को टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट निकालनी है. ठीक है. तो सबसे पहले ईओक्यू निकालने के लिए जो भी मेरे को चाहिए चीजें चाहिए होती है, मेरे पास सारी की सारी क्वेश्चन में गिवन थी. आई विल पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, 2 into एनुअल डिमांड इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का स्क्वायर रूट. सो मैंने सारी चीजें पुट ऑन की फॉर्मूले में एंड आई विल गेट ईओक्यू एज 300 यूनिट्स. नेक्स्ट मेरे से पूछ रहा है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. मतलब सबसे पहले मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूंगा, देन मैं टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालूंगा एंड देन मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा. तो सबसे पहले इसने वही काम करा है. सबसे पहले मेरे को क्या निकालना होगा? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी होगी. आप देख सकते हैं इसको. इसने क्या किया यहाँ पर? नहीं भी किया, चलिए आप को तो करना ही पड़ेगा. तो लेट्स सी कैसे करेंगे. ओके. आपसे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पूछ रहा था. एक बार हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ लेते हैं. सपोज दैट ₹135 इज एस्टिमेटेड एज एन इंक्रीमेंटल ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट. अब कह रहा है सपोज. सपोज मतलब आपसे एजम्पशन लेने को कह रहा है कि आप मान लो 135 को आप ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो. 135 की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो रॉन्ग थी. मतलब ये कह रहा है कि जो आपने पहले 135 की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है ना, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट गलत है. आपसे ये सपोज करने को कह रहा है कि ये जो 135 की ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज इनकरेक्ट. एंड सपोज दैट इट हैज बीन 80. ये 135 की जगह 80 रुपए होनी चाहिए. ये कह रहा है आप 80 रुपए अज्यूम करो एज कम्पेयर टू 135. बाकी सारे एस्टिमेट करेक्ट है. मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल ठीक दे रखी है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने बिल्कुल ठीक दे रखी है. व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट? तो क्या कॉस्ट में अंतर आएगा? अब कॉस्ट में तो अंतर आएगा ही आएगा. क्यों अंतर आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी चीज चेंज हो रही है? हमारे यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो रही है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एंड यहाँ पर हमसे आगे कह रहा है कि assume all the commencement of the project of the supplier offer 4000 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ ₹86. इसके बाद हमसे कह रहा है कि आप ये चीज सपोज करो. तो एक बार तो पहले मैं यहाँ तक वाला ऊपर वाले तक का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. और इन्होंने क्या किया? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इसी के साथ निकाल दी होगी, क्योंकि दो बार निकालने का टाइम नहीं होगा. तो 135 में पहले हमने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा. जब मैं एक तरफ तो 135 ऑर्डरिंग कॉस्ट लूंगा और एक तरफ मैं 80 ऑर्डरिंग कॉस्ट लूंगा, आई विल डू द कंपैरिजन ऑफ बोथ द सेम. तो इसने क्या किया? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट 135 वाले के साथ ही निकाल दी होगी. आप देख भी सकते हो यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल रखी है जो कंपनी को इनकरेक्ट ईओक्यू की वजह से होगी. तो एक तो मेरे को टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी होगी. तो इसके लिए मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड और डिवाइड कर देते हैं विद द क्वांटिटी पर ऑर्डर. ठीक है. एक तो हमारे पास इनकरेक्ट ईओक्यू और करेक्ट ईओक्यू. अब इनकरेक्ट ईओक्यू और करेक्ट ईओक्यू क्या है? एनुअल डिमांड तो सेम टू सेम ही रहेगी. 4000 दे रखी थी क्वेश्चन में, 4000 की 4000 ही रहेगी. देखो एक हमने जो इन ये वाला इनकरेक्ट ईओक्यू हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू हिम.
ये हमारा इनकरेक्ट ईओक्यू है। और अब मेरे को निकालना पड़ेगा करेक्ट ईओक्यू एज, क्योंकि मेरे को क्वांटिटी पर ऑर्डर चाहिए। क्वांटिटी पर ऑर्डर क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, तो इसलिए मैं करेक्ट ईओक्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर। करेक्ट ईओक्यू में बस केवल मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ, 80 रुपए ले रहा हूँ यहाँ पर, जो उसने कहा था। बाकी सारी आप सेम चीजें हैं, तो 231 हमारे यहाँ आ गया। एंड अकॉर्डिंगली इसने करेक्ट ईओक्यू में आप देख सकते हो 231 इसने क्वांटिटी पर ऑर्डर ले रखा है, और इनकरेक्ट वाले में इसने 300 ले रखा है। अब एनुअल डिमांड डिवाइड कर दिया क्वांटिटी पर ऑर्डर से, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। आपने इसे फिर मल्टीप्लाई कर दिया विद द क्वांटिटी पर ऑर्डर से। क्वांटिटी पर ऑर्डर आपको दे ही रखी है, यहाँ से आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? अब आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताइए, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? आप क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो आप क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 300 डिवाइड बाय 2 150 एंड 231 डिवाइड बाय 2 116.5। ठीक है? और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उसने कहा था ऑल अदर एस्टिमेट रिमेनिंग द सेम, तो ये बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया? टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। एंड दोनों को ऐड करेंगे, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट, आपके पास टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। तो जो हमसे इसने रेलेवेंट कॉस्ट मांगी थी वो भी हमारे पास निकल के आ गई। और आप एक्स्ट्रा कॉस्ट देख सकते हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को कितनी इंकर करनी पड़ रही थी अगर वो इनकरेक्ट ईओक्यू अगर मान के चल रही थी। तो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट थी वो 6864 इंकर करनी पड़ रही थी। 3690 माइनस 2826 वो आपने प्लस करके आपके पास 864। दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट विच इज ड्यू टू रॉन्ग ईओक्यू। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में हमसे सेकंड पार्ट पूछ रहा है, ये वाला। यहाँ ये वाला पढ़ते हैं। एज्यूम एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड, जब पीरियड की शुरुआत हुई, ईयर की शुरुआत हुई, दैट अ सप्लायर ऑफर 4000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 86, एट अ प्राइस ऑफ 86, एट अ प्राइस ऑफ 86। ये लाइन में 2-3 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि कल हमने प्राइस डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने बताया था प्राइस डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में आपको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। अगर आप ऊपर परचेज प्राइस देखो, तो ऊपर परचेज प्राइस वी हैव 90 रुपीज एज अ परचेज प्राइस, और यहाँ पर कह रहा है कि आपको 86 रुपीज के प्राइस में मिलेगा अगर आप 4000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो। ठीक है? और यहाँ पर कह रहे हैं मटेरियल विल बी डिलीवर्ड इमीडिएटली, अभी के अभी आ जाएगा। अगर जैसे आपने ऑर्डर किया वैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी एंड प्लेस्ड इन स्टोर्स। एज्यूम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर इज 0, क्योंकि ऑर्डर इमीडिएटली आ रहा है तो आने जाने का खर्चा तो होगा ही नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर के बीच में जो कॉस्ट होती है उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 0 की 0 ही रहेगी अगर इस तरह का 86 वाला प्राइस मॉडल आप 4000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो। एंड ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ 135 फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर इज करेक्ट। और कह रहा है कि जो 135 का आपका प्लेसिंग द ऑर्डर था ना इकोनॉमिक बैच के लिए, इकोनॉमिक बैच मतलब ईओक्यू वाले बैच के लिए, क्योंकि हम कंपेयर तो ईओक्यू के साथ ही करेंगे ना। जो 86 वाला है मैं ईओक्यू के साथ ही कंपेयर करूंगा, और ये कह रहा है कि जो 135 वाला था ना वो सही है। इस वाले कंपैरिजन के लिए वो कह रहा है कि 135 वाला ही सही था, 185 गलती से बोल दिया। ओके, तो क्या ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे? एक तो 90 रुपीज वाला लेंगे, एक तरफ 90 वाला लेंगे, और एक तरफ हम 86 वाला लेना है, 86 रुपीज वाला। इन दो को कंपेयर करना है। ठीक है? अच्छा, जो 90 वाला है वहां मैं ईओक्यू लूंगा, लेकिन ईओक्यू कौन से वाला लूंगा? 135 वाला लूंगा। 135 वाला ईओक्यू कितना था? 300। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आएगी 90 वाले में? 300 मेरे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर आएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना आएगा? ऑफर्स ऑफ 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स ऑफर कर रहा है, तो मेरे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना आएगा? 4000 आएगा। यस। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितनी ले रहा हूँ? यहाँ पर मेरी इस केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट है 0, और इस केस में मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी रहेगी? 135 रहेगी 90 वाले में। कैरिंग कॉस्ट सेम टू सेम रहेगी। आप इसकी मदद से आप चलिए देख लेते हैं। हमें सारी चीजें तो पता ही चल गई। आप देख सकते हो इन्होंने एनालाइज कर रखा है ईओक्यू और सिंगल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर में देखो क्वांटिटी पर ऑर्डर 4000, यहाँ पर हमने 300 लिए ईओक्यू के अकॉर्डिंगली। देन आप यहाँ देख सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट 135 है, यहाँ हमने 0 ली थी। 0 इज गिवन इन द क्वेश्चन अगर आप सिंगल ऑर्डर प्लेस करते हो तो। कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, देखो कैरिंग कॉस्ट 12 की 12 ही रही है। क्लियर? एनुअल डिमांड में भी कोई चेंज नहीं होता, तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल गए, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। देन आपको कैरिंग कॉस्ट निकालने है, तो आप क्या करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? क्वांटिटी पर ऑर्डर, इस वाले को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई, आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मटेरियल कॉस्ट क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्राइस डिस्काउंट वाला है। मैंने कल भी बताया था प्राइस मटेरियल कॉस्ट आपको तभी निकालनी होती है अगर आपके प्राइस में चेंजेस होते हैं, अगर प्राइस डिस्काउंट का फैक्टर होता है तभी हम मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, अदरवाइज मटेरियल कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी ना अगर प्राइस डिस्काउंट नहीं होगा। हमने कल थ्योरी में भी ये वाली बात पढ़ी थी इवन। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास एनुअल डिमांड इंटू परचेज प्राइस आपने किया, परचेज प्राइस आप देख सकते हो यहाँ 90, हमने यहाँ 86 है। ओके, देन आपके पास इन तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल मटेरियल कॉस्ट, यू विल गेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देन। ओके, सो आपको यहाँ पर बताना था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 0 है। अब आप मेरे को खुद बताओ कि कहाँ पर आपको कॉस्ट कम लग रही है, आपको कॉस्ट ईओक्यू वाले में ही लग रही है। सो हमारा जो स्पेशल ऑफर है आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, 4310 रुपीज से ज्यादा होगी ना कॉस्ट, तो इसलिए आपको वो ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। ओके, जिनका सही है दे कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि हमने बिल्कुल सही किया था कल। ठीक है, सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप टेंशन ना लीजिएगा, अगर आपको ईओक्यू अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बाय प्रैक्टिस ऑफ 3 और 2 और 3 टाइम्स यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू। आप फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेट होंगे एंड वी विल डू द रिवीजन ऑफ दिस मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर मेनी टाइम्स। सो आपको तो ये चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा, बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा आपके ये चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ईओक्यू फॉर मल्टीपल मटेरियल्स। अब देखो, अभी तक हम जितने भी बात कर रहे थे, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किया, हमने एक ही सिंगल रॉ मटेरियल को कंसीडर किया था। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक 1 से लेकर 5 तक के, हमने केवल एक ही सिंगल मटेरियल के अकॉर्डिंगली सारा काम किया था। अब हमारे पास अगर मल्टीपल मटेरियल्स आ गए, जैसे इस क्वेश्चन में देख लो 2 रॉ मटेरियल लग रहे हैं ए और बी, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा? ठीक है, तो दिस इज द सेकंड टाइप यू कैन से। अगर 2 रॉ मटेरियल हो गए तो आप क्या करेंगे? आई होप ये कलर दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक। ओके, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व। अर्नव लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक प्रोडक्ट एक्स बना रहा है जिसके अंदर 2 रॉ मटेरियल लगते हैं ए और बी, मतलब मल्टीपल मटेरियल वाला क्वेश्चन आ गया। इन द रेशियो ऑफ 1:4, 1:4 इज द इनपुट रेशियो और द आउटपुट रेशियो। जल्दी से मेरे को बताइए, इनपुट रेशियो होगी आउटपुट रेशियो? डेफिनेटली इनपुट रेशियो होगी क्योंकि रॉ मटेरियल तो एज अ इनपुट हम यूज कर रहे हैं ना, और आउटपुट मेरे को प्रोडक्ट एक्स मिल रहा है, लेकिन मैं रॉ मटेरियल ए और बी 1:4 की रेशियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब मैं रॉ मटेरियल बी ज्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब मैं एक रॉ मटेरियल ए इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को 4 रॉ मटेरियल बी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड अ डिमांड ऑफ 5 लाख यूनिट्स फॉर द प्रोडक्ट। फॉर द प्रोडक्ट के लिए डिमांड उन्होंने एस्टिमेट किया है, प्रोडक्ट के लिए, मतलब दिस इज बेसिकली द डिमांड फॉर द फिनिश गुड्स, दिस इज नॉट द डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल। यू कैन इवन से, ये देखो, डिमांड फॉर द फिनिश गुड इज 5 lakhs, तो दिस 5 lakh यूनिट्स इज द डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, एक यूनिट बनाने के लिए फिनिश प्रोडक्ट के, मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए, 1 इज द आउटपुट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब 1 इज द आउटपुट, एक आपका आउटपुट हो गया। 4 यूनिट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तो 4 इनपुट रिक्वायर्ड होता है, मतलब 4 इज द इनपुट एंड 1 इज द आउटपुट। 4:1 रेशियो में ये इस्तेमाल होता है, चार इनपुट चाहिए होता है एक आउटपुट बनाने के लिए, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अगर मेरे को ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अभी देखो स्टॉक पोजीशन दे रखी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अब ये स्टॉक पोजीशन मेरे को बताओ, ये फिनिश गुड्स की स्टॉक पोजीशन है और रॉ मटेरियल की मेरे को स्टॉक पोजीशन दे रखी है, ए एंड बी रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट एक्स, इनकी मेरे को स्टॉक पोजीशन दे रखी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब दिस आर द ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे पास क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये सारी चीज मेरे को ओपनिंग स्टॉक दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जब आपको इस तरह की चीजें दी होती हैं, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एंड ये वाली चीज दे रखी है, तो आप ये हमेशा याद रखना कि हम एनुअल प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। यस, हम एनुअल प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल कंसीडर एनुअल प्रोडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। अब आपको ये ओपनिंग स्टॉक वाली चीज दे रखी है। अब मेरे को बताओ, शुरुआत में आपके पास 12,000 यूनिट्स हैं एंड आपकी डिमांड है 5 लाख यूनिट्स की, डिमांड इज 5 लाख यूनिट्स एंड आपके पास सामान पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 12,000 यूनिट्स का। तो आप कितना सामान बनाएंगे? कितना सामान बनाएंगे? 5 लाख में से जितना आपके पास पहले से पड़ा हुआ है उसको लेस कर देंगे, तो आप बाकी आपकी प्रोडक्शन निकल आएगी। आपको इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन ऐसे निकलेगी, मतलब आप सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक बेसिकली लेस कर रहे हैं। तो आपके पास 5 lakhs में से आप क्या लेस करेंगे? 12,000 यूनिट्स लेस कर देंगे फिनिश गुड्स का। आपके पास 4,88,000 आपकी एनुअल प्रोडक्शन निकल आएगी फिनिश गुड्स की। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने लेस किया। हमने इसलिए लेस किया क्योंकि हमारे पास इतना सामान ऑलरेडी पड़ा है और हमारी डिमांड इतनी है, तो हमें एक्स्ट्रा एक्सेस मेरे को कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे निकलती है। ओके, नाउ मेरे को निकालनी है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है। अब एनुअल रिक्वायरमेंट मेरे को निकालनी पड़ेगी मटेरियल ए की। अब एनुअल रिक्वायरमेंट देखो कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो जो मेरी एनुअल प्रोडक्शन है फिनिश गुड्स की, जितना मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं 4,88,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं वो लूंगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है। मेरे को बताओ एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब एनुअल डिमांड, बेसिकली एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब एनुअल डिमांड ही हो गई एक तरीके से। तो उसका फॉर्मूला क्या था? एनुअल जो आपके एनुअल प्रोडक्शन है इनटू इनपुट बाय आउटपुट इज द फॉर्मूला। दिस वन इज द फॉर्मूला, हमने ऊपर भी देखा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनपुट मेरा कितना था? 4 इज द इनपुट एंड 1 इज द आउटपुट।
तो इस तरीके से मेरे पास क्या निकल आया, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल ए निकल आया। अब एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल है मेरे को निकालना है, तो सिमिलरली जो ओपनिंग स्टॉक है वो लेस कर दूंगा, उतना मेरे को मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट मेरी इतनी है, ऑलरेडी मेरे स्टॉक पे इतना पड़ा है, तो मैं कितना परचेज करूंगा, लेस कर दूंगा, आई विल गेट द परचेज। सिमिलरली एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बी भी आप ऐसे निकालेंगे, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इनपुट बाय आउटपुट। अब यहाँ पर हमने 16 क्यों लिया, सुनो, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कि ये ए और बी हमारा 1:4 की रेशियो में, किसकी रेशियो में है, 1:4 की रेशियो में है। मतलब मेरे को एक रॉ मटेरियल लगता है तो 4 मेरे को फिनिश गुड्स लगते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता तो 1/1 करता, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद 4/1, इसकी रेशियो ऐसी है। इनटू में इनपुट, इनपुट कितना है हमारे पास, इनपुट इज 4 एंड आउटपुट इज 1। तो इसको करके हमारे पास यहाँ से 16 ऐसे आया, क्लियर। एंड यहाँ से हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई। अब मैं निकाल लूंगा एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल बी, उसमें से मैं ओपनिंग स्टॉक लेस कर दूंगा, आई विल गेट द एनुअल परचेज, क्लियर। नाउ ऑर्डरिंग को आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी को 15,000 रुपए स्पेंड करने पड़ रहे हैं, मतलब बेसिकली अवर ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15,000 रुपीज पर ऑर्डर, क्लियर। आगे चलते हैं। द कंपनी फाइनेंसेस इट्स वर्किंग कैपिटल विद बैंक क्रेडिट ऑफ 13% पर एनम। बेसिकली क्रेडिट कितना मिलता है, 13%। परसेंटेज में दे रखा है, तो मेरे को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मटेरियल ए और मटेरियल बी परचेज हो रहे हैं 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, दीज आर द परचेज प्राइस। तो 13% ऑफ 150 एंड 13% ऑफ 200, आई विल गेट द कैरिंग कॉस्ट, दैट्स वन द सिंपल वन। तो 13% ऑफ 150 एंड 13% ऑफ 200 मेरे को कैरिंग कॉस्ट मिल गई। तो अब मैं इसकी मदद से ईओ क्यू निकाल लूंगा, मटेरियल ए का एंड मटेरियल बी का। मेरे पास सारी चीजें तो मिल ही गई मेरे को, क्लियर। आप देख भी सकते हो 2 इंटू एनुअल डिमांड। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये मेरे पास एनुअल जो मेरा परचेज है कितना है, 19,28,000 इज द एनुअल परचेज, तो मैंने वही लिखा इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सिमिलरली मेरे मटेरियल बी का भी ऐसे ही किया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है आपको निकालना है ईओ क्यू अगर परचेज ऑर्डर ऑफ बोथ द मटेरियल इज प्लेस्ड सेपरेटली, और अगर प्लेस्ड ना होता सेपरेटली तो। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट, तो आप इस पे लगा सकते हो स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको रिमेंबर भी रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि ये वाली चीज हमने ऐसे निकाल ली, उसका 16/1 हमने इसलिए किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। आपको ओपनिंग स्टॉक वाली चीज का भी समझना पड़ेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट अलग चीज है, प्रोडक्शन अलग चीज है, और परचेज इज डिफरेंट थिंग, रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड परचेज इज डिफरेंट थिंग। तो हमें परचेज एंड प्रोडक्शन को कंसिडर करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू। आपने ये वाली चीज भी इधर सीखी, ओके। सो अब आपसे पूछ रहा है अगर आपने ऑर्डर प्लेस सेपरेटली नहीं किया, और अगर ऑर्डर प्लेस करा सेपरेटली तो आपको यो क्यों निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ, अगर आपने ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं किया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं किया, मतलब आपने एक सिंगल ऑर्डर प्लेस किया होगा, अगर आपने सिंगल ऑर्डर प्लेस किया तो आप दोनों की डिमांड को ऐड कर देंगे, जितना आप खरीदोगे आप दोनों को ऐड कर दोगे। अब एनुअल परचेज ऐड कर दीजिए, बिल्कुल दोनों आप कितना कितना एनुअल परचेज था, पहले मटेरियल ए का इतना, मटेरियल बी का इतना, आपने दोनों को ऐड कर दिया एंड यू विल गेट द एनुअल परचेज ऑफ ए एंड बी। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो सेम ही रहेगी, एक बार ही ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल रिमेन द सेम ना, 15,000 रुपीज, ओके। कैरिंग कॉस्ट, अब इस तरीके के जब आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आप वेटेड एवरेज की हेल्प से निकालेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग बनती है, स्टार लगा देती है इस पे, क्योंकि आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा इस केस में। अगर आप एक ही सिंगल ऑर्डर प्लेस करते हो तो कैरिंग कॉस्ट आपको वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली निकालनी पड़ेगी। आई होप आपको वेटेड एवरेज निकालनी आती होगी। वेटेड एवरेज कैसे निकलती है सुनिए। वेटेड एवरेज निकालने के लिए जो मेरा एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल ए है और एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल बी, एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द परचेज प्राइस। जो एनुअल परचेज मेरे को जितना करना है उसे परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल गेट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, जितना मेरा परचेजिंग प्राइस होगा मेरे को वो मिल जाएगा। तो दिस इज एनुअल परचेज, जितना मैं करूंगा उसको मैंने उसके परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल ए के। देन मैंने रॉ मटेरियल बी का एनुअल परचेज निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बी एंड उससे डिवाइड कर दिया विद द एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए प्लस रॉ मटेरियल बी। आई विल गेट द वेटेड एवरेज प्राइस, यहाँ से मेरे को वेटेड एवरेज प्राइस निकलेगा। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एनुअल परचेज लेना है, मल्टीप्लाई करना है विद द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ए, ये आपका एक काम हो गया, ये वाला आपका सिंगल वर्क हो गया। देन आपको एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल बी लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है विद द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बी एंड डिवाइड करना है विद द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ए प्लस मटेरियल बी।
आपके पास यहाँ से वेटेड एवरेज प्राइस निकल आएगा। अब कैरिंग कॉस्ट निकालनी है आपको, 13% दे रखी है, तो 13% ऑफ द वेटेड एवरेज प्राइस लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं कर रहे, आप एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो फॉर बोथ द मटेरियल्स। क्लियर? नोट भी आप देख सकते हो, इन केस ऑफ सिंगल ऑर्डर परचेज हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्राइस एंड वेटेड एवरेज कैरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं इस केस में। दिस इज बिकॉज सिंगल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैन बी इंकर्ड फॉर बाइंग मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, क्योंकि हम मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों साथ में खरीद रहे हैं, इसलिए हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। ओके अब अगर मैं ऑर्डर सेपरेटली प्लेस करता हूं तो क्या होगा? सुनो, अब ऑर्डर अगर मैं सेपरेटली प्लेस करता हूं तो क्या होगा? तो मैं ईओक्यू निकाल देते हैं इसका, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमने क्या किया? ईओक्यू मटेरियल ए का निकाला, वो जो हमारे पास एनुअल परचेज था उसको मल्टीप्लाई किया विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस। आपके पास ईओक्यू यहाँ से कंबाइंड वाला आ गया, दिस इज द कंबाइंड वन ना, 19,84,000। ये आपकी टोटल आपके पास एनुअल परचेज था मटेरियल ए मटेरियल बी का, आप कंबाइंड आपने ईओक्यू निकाल लिया इसका। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। हमने ऑर्डर जब सेपरेटली प्लेस करे तो उसका तो हमने ईओक्यू ऊपर निकाल ही लिया ना, हम तो ईओक्यू अब ऑर्डर जब आप सेपरेटली प्लेस नहीं कर रहे हो तब का ईओक्यू निकाल रहे हैं। हमने तीनों चीज निकाल ली थी, अब उसको बस केवल फॉर्मूले में पुट ऑन कर दिया हमने। एंड बाद में आप इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द परचेज प्राइस। हम एनुअल परचेज के रेशियो में आप इसको सेग्रीगेट भी कर सकती हैं ईओक्यू को। देखो, पहले हमने ईओक्यू निकाला फॉर द ऑर्डर अगर मैं सेपरेटली प्लेस करता, मैंने सबसे पहले ऊपर ही निकाल दिया था वो ईओक्यू अगर मैं सेपरेटली ऑर्डर प्लेस करता। फिर मैंने निकाल दिया अगर मैं ऑर्डर सेपरेटली प्लेस नहीं करता, मतलब मैं एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो उस केस में मैंने जो जो चीजें चाहिए मैंने वो सारी निकाल दी। अब मैं इसके बेसिस पे ईओक्यू निकाल देता हूँ। अगर आप पेपर में क्वेश्चन यहाँ तक भी छोड़ के आ जाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। ईओक्यू कंबाइंड आपने यहाँ तक निकाल लिया तो भी बात बन जाएगी, लेकिन आप उसे बताना चाहते हैं कि नहीं मेरे को ईओक्यू बाकी मैं दोनों का अलग अलग तब भी कर सकता हूँ, तो अलग अलग इसने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। रेशियो के बेसिस पे कौन किसकी रेशियो रही है? 90,28,000 इज टू 77,56,000 की रेशियो में उसने बांट दिया। 90,28,000 डिवाइडेड बाय 19,28,000 प्लस 77,56,000 एंड ऊपर 77,56,000 डिवाइडेड बाय 90,28,000 प्लस 77,56,000। ओके, सो उसके बेसिस पे उसने ईओक्यू निकाल लिया रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी का। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आपको इसको 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको तभी ये क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपके दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं बेसिकली। यस, चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ईओक्यू एंड मटेरियल कॉस्ट भी आपको निकालनी है। आप याद करिए वो एक हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पढ़ा था, आपको ये चीज ऐड करनी है, ये चीज लेस करनी है, वो सारी चीजें करी थी हमने। इसमें थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, एचबीएल लिमिटेड प्रोड्यूस करी है प्रोडक्ट एम प्रोड्यूस कर रही है जिसकी क्वार्टरली डिमांड आपको दे रखी है। इट्स नॉट एनुअल डिमांड, इट्स क्वार्टरली डिमांड इज रिटन हियर। क्वार्टरली डिमांड इज 20,000 यूनिट्स। Each product requires 3 and 4 kg of raw material X and Y. तो basically raw material X and Y is 3 and 4 kg. सबसे पहले तो annual demand of finished good मेरे को बताओ कितना होगा? 20,000 into में 4 करूंगा, I will get the annual demand of raw material. Annual demand मेरे को मिल जाएगी M की is 80,000. You can see. अब मेरे को annual demand of raw material निकालना है, तो आप देख सकते हो 3 kg and 4 kg of material X and material Y, मतलब input of material X is 3 kg and input of material Y is 4 kg. तो इनपुट आउटपुट रेशियो हम बना लेंगे, इनपुट बाय आउटपुट। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा 80,000 इंटू 3/1 एंड यहाँ पर 80,000 इंटू 4/1 मेरे को मटेरियल Y का ऐसे ही मिलेगा। सो आप देख सकते हो एनुअल डिमांड मेरे को रॉ मटेरियल की निकालनी है, मटेरियल X की निकालने के लिए मैंने क्या किया 80,000 इंटू 3/1, 80,000 इंटू 4/1 मटेरियल Y का निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकल गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Material X is supplied by local supplier and can be procured at factory at any time, hence no need to keep the inventory of material X. ठीक है? The material Y locally available नहीं है and उसे आपको दूसरी स्टेट से परचेज करना पड़ता है, ट्रक में रखना पड़ता है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन की कैपेसिटी है उस ट्रक की। ठीक है, बाकी आपको ये दूसरी डिटेल्स दे रखी है, उसका परचेज प्राइस दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है, फ्रेट पर ट्रिप दे रखा है, लॉस ऑफ मटेरियल ट्रांजिट एंड लॉस इन प्रोसेस आपको दे रखा है, और कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है कि 15% बैंक है, क्रेडिट फैसिलिटी और जीएसटी मटेरियल पे होता है। आपको सबसे पहले कह रहे हैं आपको कॉस्ट पर केजी निकालनी है मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई की, और नेक्स्ट आपको ईओक्यू निकालना है। कॉस्ट पर केजी एंड ईओक्यू
आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट पर केजी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर केजी आपको याद हो तो हमने वहां पर पढ़ा था, सबसे पहले हम निकालेंगे एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे विद गुड यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। यही करा था हमने जब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो सो वहां पर भी हम इधर भी ऐसे ही करेंगे। सो सबसे पहले तो इस केस में आपको यूनिट टू बी परचेज निकालनी पड़ेगी। अब आप कहोगे एनुअल डिमांड एंड यूनिट्स टू बी परचेज में डिफरेंस है। बिल्कुल, आपने ऊपर ही अभी क्वेश्चन पढ़ा कि अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक रखा होता है तो आपने देखा कि डिमांड इज डिफरेंट थिंग एंड प्रोडक्शन एंड परचेज इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर मैंने परचेज भी बिल्कुल अलग करूंगा मैं, क्योंकि डिमांड इतनी है। ओपनिंग सपोज पड़ा होगा तो मेरे को परचेज भी तो कम ही कर दूंगा ना मैं। तो मेरे को तो यहाँ पर जब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ तो आई विल कंसिडर द परचेज ना, नॉट दिस थिंग। सो यहाँ मेरे को परचेज कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं परचेज निकालने के लिए यहाँ आप देख सकते हो यूनिट टू बी परचेज में सबसे पहले निकालते हैं, नॉट वन। सो इधर यूनिट्स परचेज हम एज्यूम कर रहे हैं, 100 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इधर आप ऊपर टेबल में देखते हो तो हमें कह रखा है लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट इज 2% इन द मटेरियल बी एंड लॉस इन प्रोसेस इज 4 and 5% ऑफ दीज। सो हम 2, 4 और 5%। सो हम लॉस इन ट्रांजिट पहले तो लेस कर देंगे कि ट्रांजिट में इतना नुकसान हो गया, फिर बाद में प्रोसेस वाला लेस कर देंगे कि 5% यहाँ प्रोसेस में लेस हो गया। सो यहाँ से मेरे पास गुड्स यूनिट कंज्यूम्ड आ गई, इतनी मेरी अच्छी यूनिट्स आ गई। दीज आर द गुड्स यूनिट्स कंज्यूम्ड। क्लियर? अब सुनो, अगर मैं कंपनी 100 यूनिट्स परचेज कर रही है मटेरियल एक्स की, तो उसे 96 गुड यूनिट्स मिलेंगी। कितनी गुड्स यूनिट्स मिलेंगी? 96। 100 यूनिट्स अगर वो परचेज करती है तो 96 जाके अच्छी यूनिट्स बनेंगी। तो कंपनी को, अब एक मिनट रुकिए, अगर कंपनी 100 यूनिट्स परचेज कर रही थी, अगर कंपनी 100 यूनिट्स परचेज कर रही थी, यहाँ देखो, अगर कंपनी 100 यूनिट्स परचेज कर रही थी तो उससे जाके 96 अच्छी गुड यूनिट्स मिलती है। 96 तब जाके अच्छी गुड यूनिट्स मिलती है। ठीक है, अब कंपनी परचेज कितना कर रही है? 2,46,000 2,50,000 यूनिट्स वो परचेज कर रही है कंपनी। 2 लाख, मैं लिख देता हूँ, सॉरी, 2,40,000 यूनिट्स कंपनी का डिमांड है। डिमांड कितनी है? 2,40,000 है। 2,40,000 यूनिट्स की डिमांड है। इतने तो चाहिए ही चाहिए, इतना चाहिए। तो कंपनी को कितना परचेज करना पड़ेगा? कितना परचेज करना पड़ेगा ताकि डिमांड वो मीट कर सके? क्योंकि ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। तो कंपनी को 2,40,000 तो डिमांड है ही, तो उतना तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो कंपनी को कितना परचेज करना है? करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको परचेज निकल आएगा, इसलिए हम यहाँ पर परचेज ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96 करेंगे। सो आई विल गेट 2,50,000 इतना परचेज करना पड़ेगा। ये देखिए, सिमिलरली इस वाले की बात कर लेते हैं, सेम थिंग। कंपनी 100 यूनिट्स अगर परचेज करेगी तो 93 तब जाके मिलेगा ऑफ रॉ मटेरियल दिस, और इसकी डिमांड कितनी है? डिमांड इज 3,20,000 इज द डिमांड। 3,20,000 समथिंग है, यहाँ एक्स है। तो आप क्या करेंगे? 3,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93। 3,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 93, आपको इतनी यूनिट्स आपको इतनी परचेज करनी पड़ेगी। 3,44,086 आपको यूनिट्स परचेज करनी पड़ेगी। क्लियर? अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास यूनिट्स परचेज आ गई, परचेज वाली यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द परचेसिंग प्राइस, ताकि मेरे को टोटल मटेरियल कॉस्ट मिल जाए। एंड परचेज प्राइस मेरा कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है परचेज प्राइस इज 140 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यस, जीएसटी को एक्सक्लूड करके ही दे रखे, क्योंकि मेरे को इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होता है, यू हैव टू इग्नोर जीएसटी ना, ये हमने पढ़ा भी था कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आपको 140 एंड 640 लेना है। सो यहाँ पर मैंने 140 एंड 640 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मेरे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई। देन फ्रेट कॉस्ट की बात करते हैं। चलिए, यहाँ दे रखा है फ्रेट पर ट्रिप, पर ट्रिप, पर ट्रिप। फ्रेट मेरे को पर ट्रिप के हिसाब से दे रखा है, एंड दिस इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, इज 28,000 रुपीज। यस, 28,000 रुपीज इज द फ्रेट ट्रिप एंड दिस इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ 28,000 को वी विल मल्टीप्लाई विद 35। अभी 35 कैसे आया? सुनो, मैं इधर यूनिट परचेज कितनी कर रहा हूँ? इतनी यूनिट्स में परचेज कर रहा हूँ ऑफ रॉ मटेरियल बी। केवल बी का ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बी में ही दे रखा है, इधर हमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतनी यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ, और अगर तुम देखो यहाँ पर जो मेरा मटेरियल वाई है वो लोकली अवेलेबल नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स विद अ ट्रक कंटेनर कैपेसिटी है 10 टन की। तो ये ट्रक में लेके आया जाता है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है।
यस 10 टन की कैपेसिटी है। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक टन के अंदर 1000 केजीज होते हैं। एक टन के अंदर कितने केजीज होते हैं? 1000 केजीज होते हैं। तो 10 टन के अंदर कितने केजीज हो जाएंगे? 10,000 केजीज हो जाएंगे। 10,000 केजीज हमारे पास हो जाएंगे ना। 10 टन के अंदर वी हैव 10,000 केजीज। ओके 10,000 केजीज हो जाएंगे हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी परचेज है उसको डिवाइड कर देंगे, जितना हमारा परचेज है उसको डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ टन्स। 10,000 केजीज से हमने उसे डिवाइड किया, वी विल गेट दिस। सो दीज आर द नंबर ऑफ ट्रिप्स। इसको राउंड ऑफ करके 35 ट्रिप्स हमने निकाल लिया। एंड क्योंकि फ्रेट हमें पर ट्रिप के हिसाब से दे रखा है, तो यहाँ 28,000 इंटू में ट्रिप से मल्टीप्लाई कर देंगे 35, हमारे पास यहाँ पर फ्रेट की कॉस्ट आ जाएगी एंड हमें टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ से निकल गया। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा गुड यूनिट्स परचेज से। गुड यूनिट्स परचेज मेरी कितनी है? अब आप कहोगे 2,40,000 एंड 3,20,000 से क्यों डिवाइड किया? वी विल डिवाइड क्योंकि हमें इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकालनी है, और इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है तो हम एनुअल डिमांड के साथ डिवाइड करते हैं, नॉट वी विल डिवाइड विद द परचेज। परचेज के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, हम एनुअल डिमांड के साथ डिवाइड करेंगे अगर मेरे को इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है। क्लियर? ओके नाउ ये चीज होने के बाद अब आपसे ईओक्यू वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा था ईओक्यू। अब सुनिए, ईओक्यू मेरे को सेकंड पार्ट में निकालना है। ईओक्यू निकालना है दोनों मटेरियल का। चलिए निकालते हैं ईओक्यू। देखो मटेरियल एक्स का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लॉकली अवेलेबल है, कहीं से भी खरीद सकते हैं, इसकी कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं होगी, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए इसका ईओक्यू नहीं है। ये वाली चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड अगर मैं मटेरियल वाई की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे को एनुअल डिमांड कितनी दे रखी थी? 80,000 इज द एनुअल डिमांड ऑफ द फिनिश गुड्स। ठीक है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास कितनी है? वैसे फिनिश गुड्स की डिमांड की तो कोई जरूरत भी नहीं है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल मैंने निकाली थी, ये निकाला था ना हमने 344086। हम यहाँ एनुअल डिमांड ही लेंगे, मतलब वो एनुअल हम क्या कंसीडर करते हैं ईओक्यू निकालते समय? हम परचेज कंसीडर करते हैं। आपको याद हो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने परचेज देखा था, हमने ये चीज कंसीडर नहीं की थी, हम परचेज ही कंसीडर करते हैं। परचेज प्राइस निकालने के लिए वो परचेज ही कंसीडर करते हैं ना। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 28,000 पर ट्रिप। ये तो हमें फ्रेट पर ट्रिप ही दे रखा था, तो 28,000 पर ऑर्डर के हिसाब से ये मान के चल लेंगे। दिस इज अवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करूँ तो कैरिंग कॉस्ट ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर the company has to pay 15% of to bank for the credit facility. तो 15% is the carrying cost. Yes, तो 15% किसका? परचेज प्राइस का। 15% ऑफ द परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस कैसे है? परचेज प्राइस निकाला ना ऊपर हमने, कॉस्ट पर यूनिट निकाला था ना ऊपर, ये रहा कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाला था ना, दैट्स वन इज द परचेज प्राइस ना। तो 691.23 इसके साथ मैंने इसका परसेंटेज 15% से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देन ईओक्यू कैलकुलेशन के लिए जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द ईओक्यू। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको एक बार दोबारा देख लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, 6 क्वेश्चन जो हमने किया बहुत हटके क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट टिपिकल क्वेश्चन, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। दीज आर अच्छे क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस सी क्या है क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 3.6 पर यूनिट, मतलब आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको गिवन है 3.6 रुपीज। टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 9,000। टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है, आपसे पूछा जा रहा है ईओक्यू। अच्छा, अब आपसे ईओक्यू निकालना पूछा जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो कैरिंग कॉस्ट का, तो हमने पढ़ा था कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। रुकिए एक मिनट, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। दिस इज द फॉर्मूला। सो मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री? कैरिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से डिवाइड करके, मतलब 9,000 को 3.6 से डिवाइड करके आई विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ गया मेरे पास, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। चलो अब एवरेज इन्वेंट्री आ गया, आपको निकालना है ईओक्यू क्या होगा। अब ईओक्यू आपको निकालना है। सो ईओक्यू मेरे को अब चीज निकालनी थी। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय 2। ये आप मानते हो ना, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कहता है क्वांटिटी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 2, मतलब ईओक्यू बाय 2 इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ना। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ईओक्यू बाय 2। सो एवरेज इन्वेंट्री मेरा अगर ईओक्यू बाय 2 के इक्वल है, सो मैं इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवरेज इन्वेंट्री 2 इंटू 2, आई विल गेट ईओक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्राइस ब्रेक इन ईओक्यू। RST Limited has received an offer of a quantity discount। RST Limited जो है
उसने ऑफर किया है क्वांटिटी डिस्काउंट एट अ ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज दे रखी है, इसके बेसिस पे हमें ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज दे रखी है एंड अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट हमें मटेरियल की दे रखी है 500 टन जी। सो 500 टन इज द एनुअल डिमांड। बेसिकली एनुअल डिमांड मेरे को दे रखी है 500 टन सारी क्लास रेंज में। ये आप ऐसे क्लास रेंज बना लेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी पर ऑर्डर निकालने के लिए। हम कंपेरिजन कर लेंगे सबका। तो हमने यहाँ पर क्लास रेंज बना ली 0 to 49, 50 to 99, 100 to 199, 200 to 299, लेस देन 300 है, 300 के अबव। इस तरीके से हम क्लास रेंज बना लेंगे। एंड एनुअल डिमांड तो बिल्कुल सेम की सेम ही है, 500 टन आपको दे रखी है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 12,800, 12,500 आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। स्टॉक जो है उसकी कॉस्ट आपको 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट दे रखा है। तो 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट मतलब 25% ऑफ 9,600, यहाँ आंसर आ गया। 25% ऑफ 9,360 इधर, 25% ऑफ 9,120 इधर आंसर, 25% ऑफ 8,880 इधर, 25% ऑफ 8,640 यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जब इस तरह का प्राइस ब्रेक, दीज क्वेश्चंस आर नोन एज प्राइस ब्रेक क्वेश्चन। अब मैं इसकी एक बार थ्योरी पे आपको ले चलता हूँ, क्योंकि मैंने आई थिंक इसकी थ्योरी भी आपको स्किप करवाई थी। मैंने कहा था आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार प्राइस ब्रेक की। प्राइस ब्रेक की थ्योरी ये रहा, दिस इज प्राइस ब्रेक एंड ईओक्यू। देखो प्राइस ब्रेक का मतलब क्लास इंटरवल से ही था, जैसे अभी हमने देखा 0 से लेकर इतना, इस तरह की रेंजेस, दीज आर क्लास इंटरवल। एंड ये क्लास इंटरवल का यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, हमने भी देखा कहीं जगह यूनिफॉर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, देख सकते हो आप। स्टेप नंबर 1 में हम टेंटेटिव ईओक्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम टेंटेटिव ईओक्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फाइनल ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। हम फिर फाइनल ऑर्डर लेंगे क्वांटिटी का ऑफ क्लास इंटरवल विच इज क्लोजर टू कंपेयर टू ईओक्यू। मतलब मैं वो ऑर्डर क्वांटिटी लूंगा, जैसे मेरी सपोज रेंज है 0 से लेकर 99 तक की मेरी रेंज है, 0 से लेकर 99 तक की सपोज मेरी रेंज है, और मेरा टेंटेटिव ईओक्यू निकल के आ रहा है 69। मेरा टेंटेटिव ईओक्यू निकल के आ रहा है 69। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं फाइनल ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मैं क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या लूंगा, वो क्लास इंटरवल के अंदर जो क्लोजर होगा एज कंपेयर टू ईओक्यू। तो क्लोजर मतलब मैं 69 इज द क्लोजर, तो मैं 69 क्वांटिटी पर ऑर्डर ले लूंगा, ठीक है। एंड देन आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट वैसे ही निकालेंगे जैसे हम सिंपल फॉर्मेट में अभी तक निकालते आ रहे हैं, वैसे ही आपको कॉस्ट पर ऑर्डर निकालनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे कर रखा है इन्होंने। ओके सो ये कॉस्ट पर ऑर्डर का हमने ऐसे कर रखा है, देखिए। तो सबसे पहले तो हमने क्लास इंटरवल लिया, देन हम सबसे पहले टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लेते हैं। टेंटेटिव ईओक्यू निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसके बेसिस पे मैंने टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लिया फॉर्मूले में पुट करके। अब आप मेरे को फाइनल ऑर्डर क्वांटिटी बताना विच इज क्लोजर टू ईओक्यू। तो 72, क्या 72 इस क्लास रेंज में फॉल करता है? नहीं करता। लेकिन 72 के क्लोज कौन सा है क्लास इंटरवल में? 0 से 49 तक के नंबर में 72 के कौन सा क्लोजर है? 49 इज द क्लोजर वन। 73 वाले में बताओ, 73 तो इसी क्लास इंटरवल में रेंज करता है, तो इसलिए 73 हमारा फाइनल ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। 74 में मेरे को बताओ, 74 100 टू 199 कौन सा नंबर इसके पास है? 100 इज द पास, तो 100 हमारा फाइनल ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। 75 के क्लोजर कौन सा है? 200। यहाँ 76 के क्लोजर कौन सा है? 300। सो अकॉर्डिंगली हमारी ये फाइनल ऑर्डर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछ रखा था इस क्वेश्चन में कि आपको मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो ये वही रेंजेस हमारी हैं। अब हमारे पास क्वांटिटी पर ऑर्डर इज, हमारे हमने जो निकाला ये रहा क्वांटिटी पर ऑर्डर, जो अभी हमने निकाला था 49, 73, 100, वही का वही हम यहाँ लिख रहे हैं। एनुअल डिमांड अपनी 500 की 500 ही ले लिया हमने। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर, मल्टीप्लाई कर देंगे विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 12,500 गिवन थी, तो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। देन आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे विद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वो तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो ऊपर निकाली थी वही की वही हम ले रहे हैं, क्लियर। देन आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई। एनुअल डिमांड, अब यहाँ पर मैं मटेरियल कॉस्ट क्यों ले रहा हूँ? मटेरियल कॉस्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे प्राइजेस तो सबके अलग अलग है ना।
देखो ये प्राइस पर टन तो सबका अलग अलग है, प्राइस डिस्काउंट कंसीडर कर लो, सो सबके प्राइसेस अलग अलग है, तो इसलिए मैं मटेरियल कॉस्ट भी कंसीडर कर रहा हूँ। एनुअल डिमांड मेरी जो गिवन है वही की वही ले रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई करूंगा विद परचेज प्राइस, आई विल गेट द मटेरियल कॉस्ट एंड तीनों को ऐड करके मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। और आपसे मोस्ट इकोनॉमिक परचेज क्वांटिटी पूछ रहा था, इन सब में से कॉस्ट सबसे कम किसकी है, मेरे को तो ये वाला सबसे कम लग रहा है, बाकी तो कोई कम है ही नहीं। तो 46,64,875, तो मोस्ट इकोनॉमिक परचेज क्वांटिटी कितनी होगी हमारी, आप देख सकते हो, मोस्ट इकोनॉमिक परचेज क्वांटिटी इज 300। सो मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल इज 300 टन, दिस इज बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर लोएस्ट है, तो हमारी क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 300 टन्स। क्लियर? चलिए ये हमारा पहला हो गया, मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल हमसे पूछ रहा था, कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूट ईओक्यू। अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, मतलब एज सच ये वाला कुछ मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको तब ईओक्यू निकालना है। अगर प्राइस पर टन 10,500 दे रखा है, प्राइस पर टन हमें 10,500 दे रखा है, तो आपको उस केस में निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। प्राइस पर टन अगर मेरे को 10,500 दे रखा है, तो मैं कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 25% ऑफ परचेज प्राइस, 25% ऑफ 10,500, ऐसे ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मेरे को गिवन ही था एंड एनुअल डिमांड मेरे को गिवन था इन द क्वेश्चन, इसकी मदद से मैं ईओ क्यों निकाल लूंगा, सिंपल था ये वाला पार्ट। तो चलिए अगले 10th क्वेश्चन पे चलते हैं एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अभी तक जितना किया हमने, वी विल फुली रिवाइज दीज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, अभी तक हमने जितना भी किया 1 से लेकर 10 क्वेश्चन एंड जितनी भी मैंने थ्योरी करवाई है चैप्टर नंबर 2 की एंड चैप्टर नंबर 1, ताकि आप चैप्टर नंबर 1 ना भूलें, हम वो पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, मतलब आज 5 आई थिंक हमने 6 क्वेश्चन कर लेंगे हम एंड आई विल हम यही क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। और या फिर आप बताओ मैं 11 एंड 12 क्वेश्चन भी करवा दूं या तो ओके सो मैं एक बार इसके बाद 11 एंड 12 क्वेश्चन भी करवा दूंगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम जितना अभी तक हमने किया वो सारा का सारा करेंगे एंड स्टॉक लेवल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हम कल सारा का सारा हमने जितना भी पढ़ा होगा सारा रिवाइज करेंगे। आज हम 10, 11 एंड 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर, ठीक है? 12 तक के क्वेश्चन सारे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं आज। चलो 10th क्वेश्चन देखिए, ईओक्यू एंड लिमिटेशन ऑन परचेज, नंबर ऑफ परचेजेस। चलिए देखते हैं। आदित्य लिमिटेड हैज अ मंथली रिक्वायरमेंट, आदित्य लिमिटेड की एक मंथली रिक्वायरमेंट है आइटम ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स की, मतलब 1000 यूनिट इज द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज प्राइस दे रखा है मेरे को 60, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर इज 540, कैरिंग कॉस्ट इज 20%, सिंगल सप्लाई दे रखी है मेरे को यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर भी मेरा प्राइस ब्रेक्स दे रखे हैं, अब ये आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करना, प्राइस ब्रेक्स दे रखे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं टेबल। ये देखो प्राइस ब्रेक के अकॉर्डिंगली मैं टेबल बना रहा हूँ, एक बार छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को सो डेट दिखता रहे आपको। देखो 2000 लेस देन 2000, 2000 टू 399, 4000 टू 6000, 6000 टू 8000, 8000 के अबव, इस तरीके से मैंने रेंजेस बना लिया। देन इसके बाद जो मेरा यहाँ दे रखा है मंथली रिक्वायरमेंट मेरे को दे रखी है रॉ मटेरियल की 1000 यूनिट, तो एनुअल डिमांड कितनी हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। 1000 इंटू 12 मेरे पास ईयरली डिमांड आ जाएगी। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरी कितनी दे रखी है, 540 is the ordering cost and carrying cost is 20% of the purchase price, 20% of these purchase prices। यहाँ से मेरे पास carrying cost आ गई, इसके बेसिस पे मैं टेंटेटिव ईओक्यू निकाल लूंगा। अब मेरे को बताना फाइनल क्वांटिटी पर ऑर्डर जो इसके क्लोजेस्ट होगी वो लूंगा। इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, ये तो इसी रेंज के अंदर फॉल करता है ना, लेस देन 2000, तो 1039। इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, 2000, इसके क्लोजेस्ट 4000, इसके क्लोजेस्ट 6000, लास्ट वाले के क्लोजेस्ट 8000। तो यहाँ से मेरे को फाइनल क्वांटिटी पर ऑर्डर निकल के आ गई। क्लियर? अब मैं निकालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट परचेज लेवल। इसके लिए मेरे पास क्या है, एनुअल डिमांड सबसे पहले मैंने लिखी जो मेरे पास थी, क्वांटिटी पर ऑर्डर ये रही, क्वांटिटी पर ऑर्डर ये जो मैंने क्वांटिटी पर ऑर्डर ये वाली निकाली थी वही लिखा। यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा विद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ से मेरे पास ऑर्डरिंग टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। देन मैं को कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो इसलिए मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो ऊपर निकाला था वही की वही लेंगे हम। देन यहाँ से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम यहाँ मटेरियल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट वाला केस है, तो एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस किया एंड यहाँ से मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। अब आप मेरे को बताओ कौन सा मिनिमम आपको कॉस्ट कहाँ लग रही है, सबसे मिनिमम मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज कौन सा लग रहा है? डेफिनेटली सबसे कम कॉस्ट किसकी है, इसकी है। मतलब 103 की 1039 की सबसे कम है, तो मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल इज 1039 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट कम है। तो क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी हो गई हमारी, 300 टन्स।
जब हमारी क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 300 टन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकालना है एंड ऑप्टिमम कैलकुलेट द ऑर्डर लेवल कि कंपनी की कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो ऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? ऑर्डर लेवल डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे 11.55 ही होने चाहिए। ओके, यहाँ पर हमें ऑर्डर लेवल पूछ रहा था टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सो अगर मैं ऑर्डर लेवल की बात करूं कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, डेफिनेटली हमने निकाल लिया ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो भी हमने निकाल लिया। 11.55 इज द टोटल लेस नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमें निकालने थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं हमें क्या अमाउंट ऑफ लॉस कंपनी को बियर करना पड़ेगा ड्यू टू बैंक इनएबिलिटी टू प्रोसेस द फंड। ओके, बैंक की इनएबिलिटी टू प्रोसेस द फंड। ओके, चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द कंपनी यूजेस द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर फाइनेंस इट्स रॉ मटेरियल परचेज। मतलब उसने बैंक से क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ले रखी है कंपनी ने। बैंक जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेंट की वजह से वो मैक्सिमम 5 फंड ट्रांसफर दे रहा है। आपके लिए बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। बैंक कितना दे रहा है? 5 फंड ट्रांसफर दे रहा है, मतलब 5 बार आपको ट्रांसफर करने के लिए इजाजत दे रहा है फ्रॉम एनी सिंगल बेनिफिशियरी। तो मतलब 5 ऑर्डर को आपके 5 ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपकी जो 5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 5 हो गए एक तरीके से अगर आप बात करते हैं तो, क्योंकि 5 बार ही आपको ट्रांसफर दे रहे हैं ना, तो 5 आपके क्या हो गए? 5 आर योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यस, 5 आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए। आप देख सकते हो आपको लॉस निकालना ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 5 फंड ट्रांसफर। देखो यहाँ पर कंपनी 5 फंड ट्रांसफर कर रही है तो केवल वो 5 ऑर्डर्स प्लेस कर पाएगी अगर 5 फंड ट्रांसफर कर पा रही है तो। अब आपके पास the 5 is the number of order. What is the formula of number of order? Annual demand divided by quantity per order. Annual demand मेरे को कितनी दे रखी है? 12,000 दे रखी है। Quantity per order मैं निकाल लूंगा, ये दो चीजें हैं तो 12,000 divided by 5 मेरे पास quantity per order निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है लॉस। लॉस कंपेयर किससे करेंगे? विद द सिंपल सी बात है, ईओक्यू के साथ कंपेयर करेंगे ना लॉस को। तो यहाँ पर मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे को गिवन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? 540। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एवरेज इन्वेंट्री क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय 2 करूंगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कितनी है मेरे पास? कैरिंग कॉस्ट। अब आप कैरिंग कॉस्ट कैसे पता करेंगे? देखो क्वांटिटी पर ऑर्डर आपकी कितनी है? क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 2400 एंड क्वांटिटी पर ऑर्डर किसके बीच में लाई कर रहा है? 2400 इसमें लाई करता है ना, 2400 लाइज इन दिस। एंड यहाँ क्वांटिटी कैरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है आपको? 11.96, इसलिए मैंने यहाँ पर 11.96 लिया कैरिंग कॉस्ट। यहाँ से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया। एनुअल डिमांड मेरे को दे रखे 12,000, मल्टीप्लाई करूंगा विद परचेज प्राइस। परचेज प्राइस भी मैं इसी का लूंगा। इसका परचेज प्राइस कितना है? 59.8। तो 59.8 भी मैंने परचेज प्राइस लिया। यहाँ पर मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ गया इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीनों का ऐड कर दूंगा, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग प्लस मटेरियल कॉस्ट। एंड यहाँ से मैं अमाउंट ऑफ लॉस निकाल लूंगा, जितनी इसकी कॉस्ट आई है उसमें से लेस कर दूंगा विद द ऑप्टिमम वाली की जो कॉस्ट थी। ऑप्टिमम वाली की कॉस्ट कितनी थी? 7,32,471, वो मैंने लेस कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास अमाउंट ऑफ लॉस निकल आया। सो यहाँ पर जाके हमारे सारे ईओक्यू के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इट ऑन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो है ABC एनालिसिस से, और आप आज जितने भी क्वेश्चन करवाए उन सबकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल हम कुछ नहीं करेंगे। कल हमने अभी तक फर्स्ट डे से लेकर अभी तक के डे पर हमने जितना भी किया हम वो सारे रिवाइज करेंगे, और टाइम बचेगा तो हम आगे स्टॉक लेवल्स के ऊपर भी चलेंगे। तो आप ये सारे के सारे 12 के 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आने हैं। चलिए एक बार 11th एंड 12th क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके ABC एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ABC एनालिसिस। क्या होता है ABC एनालिसिस? चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं ABC एनालिसिस की। ABC एनालिसिस, या ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑफ ABC एनालिसिस। चलिए देखते हैं क्या होता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस एक प्रैक्टिस होती है, एक एक्सरसाइज होती है ऑफ एक्सरसाइजिंग बेटर कंट्रोल। इसके थ्रू हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं ABC एनालिसिस के थ्रू। इसको पैरेटोज लॉ भी कहते हैं हम, जिसे हम 80:20 लॉ टू रूल भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है इस ABC एनालिसिस इज दैट प्रैक्टिस जिसके थ्रू हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं मटेरियल पे। जैसे आपकी रैंकिंग नहीं होती स्कूल में भी, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, या मतलब इसको A ग्रेड आया, इसको B ग्रेड आया, इसको C ग्रेड आया, तो इसी तरीके से हम
एबीसी एनालिसिस करते हैं ताकि हमारा बेटर कंट्रोल हो सके। इसे पेरेटो लॉ भी कहते हैं, जैसे हम 80:20 रूल भी कहते हैं। अगर पेपर में आपसे पेरेटो लॉ बोल दिया या फिर 80:20 रूल के अकॉर्डिंगली आपको क्लासिफिकेशन कह दिया एग्जामिनर, का मतलब एबीसी एनालिसिस से ही है, ठीक है। पेरेटो लॉ इज अप्लाइड टू डू एबीसी एनालिसिस ऑफ मटेरियल, और ये हम कैसे करते हैं? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजम्पशन वैल्यू, जितनी उनकी कंजम्पशन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम एबीसी एनालिसिस करते हैं। जैसे स्कूल में आपकी जो ग्रेडिंग पैटर्न होता है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होता है, वैसे ही मटेरियल का जो ग्रेडिंग पैटर्न है एबीसी में, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन वैल्यू। तो आप देख सकते हो 3 कैटेगरी है एबीसी। अब आप यहाँ देखो नेचर, ए जो है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कूल में जिसका ए ग्रेड आ जाता था बहुत अच्छा बच्चा है, वैसे ही ए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी इज मॉडरेटली, बीच बीच का ठीक ठाक, एंड सी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट ड्यू टू द कंजम्पशन वैल्यू। ओके, तो मैंने बताया दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजम्पशन वैल्यू। तो ए की कंजम्पशन वैल्यू हाई होगी, सिंपल सी बात है, बी वाले की मीडियम होगी एंड सी वाले की लो होगी। अब कंजम्पशन की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जितनी वैल्यू बढ़ेगी तो वो कम क्वांटिटी में ज्यादा वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है ना। ए वाला कम क्वांटिटी में, कंजम्पशन क्वांटिटी उसकी कम है, कम क्वांटिटी में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो तभी तो उसे हमने ए कैटेगरी के अंदर रखा है। तो उसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन क्वांटिटी इज लो। और बी वाले का तो दोनों ही काम मीडियम है। सी वाले का कंजम्पशन क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसकी कंजम्पशन वैल्यू इज लो। एंड इसको मैंने 60-30-10 10-30-60 की रेशियो में बांट दिया। तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए, इधर स्टेप्स देख लो, इसके मेन है स्टेप्स जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है आप सॉर्ट करेंगे वेरियस आइटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन देयर कंजम्पशन वैल्यू। आप कंजम्पशन वैल्यू निकालेंगे अलग अलग आइटम्स का एंड सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्लेस देम ऑल द वैल्यूज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड स्टेप इज कंप्यूट क्यूमुलेटिव वैल्यू। फिर आप क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकाल लेंगे। अभी समझ नहीं आ रहा कोई नहीं, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 आप साथ साथ लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पेन उठाइए, लिखिए, एवरीवन प्लीज राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे कंजम्पशन वैल्यू को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे आप कंजम्पशन वैल्यू को। स्टेप नंबर 2, आप क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालेंगे। क्लियर? स्टेप नंबर 3, आप क्यूमुलेटिव वैल्यू जो आपने निकाली है उसको परसेंटेज बना देंगे। परसेंटेज किसके बेसिस पे बनाएंगे? ऑन द टोटल वैल्यू के बेसिस पे परसेंटेज बना देंगे। और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी को परसेंटेज बना देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी। एंड स्टेप नंबर 4 इज स्प्लिटिंग। आप स्प्लिट कर देंगे प्री डिटरमाइंड रूल के अकॉर्डिंगली, जो आपका 60-30-10 भी हो सकता है, 70-20 और 10 भी हो सकता है। चलो, जिसको कुछ भी नहीं समझ आया क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझ लो तुम। अभी जिसको समझ नहीं आया, क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा सारी चीजें। अभी तक हमने जितने भी रूल स्टेप्स पढ़े हैं ना, अकॉर्डिंगली वैसे हम मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Okay, notes are in the description box. You can download it from there. Question number 11. Yeah, ABC analysis. You have just joined a management accounting of an engineering company. Its cost, Amble, and the 3 option appear to be little control. आपको इतना राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपसे पूछ रहे आपको एबीसी एनालिसिस करनी है इसकी। चलिए, एबीसी एनालिसिस, तो आपको सबसे पहला काम क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सारी क्वांटिटी को कंजम्पशन वैल्यू के बेसिस पे। तो सबसे पहले कंजम्पशन वैल्यू, ये आपको वैल्यू दे रखी है। कंजम्पशन वैल्यू कैसे निकलती है? क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कंजम्पशन वैल्यू निकल आती है। तो ये कंजम्पशन वैल्यू दे रखी है, आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी लग रही है तुम्हें? सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। देन इसके बाद किसकी है कम? इसके बाद ए की है। देन इसके बाद किसकी है? देन इसके बाद आई थिंक सी की है। फिर इसके बाद बी की है 1,12,000, फिर 1 लाख के आसपास, फिर इसके बाद है 62,500, देन दिस। तो इसने देखो आंसर में, देखो आंसर है ये, आंसर में इसने डिक्रीजिंग वैल्यू में कंजम्पशन वैल्यू को प्लेस कर रखा है। आप देख सकते हो वैल्यू को बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने प्लेस कर रखा है उन सारे आइटम्स का, आप देख सकते हो, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने सारी वैल्यूज को प्लेस कर रखा है। ये जितनी भी वैल्यूज है उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी प्लेस कर रखी है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था हमारा? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालना। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एंड क्वांटिटी को भी अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे को क्या था? क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालना। तो ये मेरी क्वांटिटी इजी है आइटम्स के एंड
ये वैल्यू है, तो क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करना, तो यहाँ पर देखो 280, देन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है दोनों ऐड करते जाना, जैसे 280 प्लस 200 कितना हो गया 490, 280 प्लस 200 प्लस 250 730, 280 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 600 1330, 280 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 300 1630। इस तरीके से क्यूमुलेटिव वैल्यू का मतलब ये चीज होती है। एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू का मतलब देखो सिमिलर है, 1,12,000, देन 1,12,000 प्लस 1 दिस इतना, फिर इन तीनों को ऐड करा इतना, फिर इन चारों को ऐड किया इतना, इन पांचों को ऐड किया इतना। सो अकॉर्डिंगली आप क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकाल लेंगे। देन हम मूव करते हैं टू द स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कह रहा था, आपको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालना है एंड क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकालना है। तो वही हम करते हैं, चलिए क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक मैं एक बार तुम्हें स्टेप भी दोबारा बता देता हूँ, जितने भी अभी तक हमने स्टेप किए थे ना। पेज नंबर इज पेज नंबर 20। आई इवन हैव द हार्ड कॉपी 20। देखो सबसे पहला स्टेप हमने फॉलो कर दिया। द फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, हमने सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, ये हमने डन, दिस स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप इज क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालनी है, डन, ये भी कर दिया। Step number 3 is cumulative value as to the percentage of total value and cumulative quantity as to the percentage of total quantity निकालना है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले cumulative quantity as to the percentage of total quantity and cumulative value as to the percentage of total value मेरे को निकालना है। तो ये देखो 280, कैसे करूंगा मैं इसको सॉल्व, 280 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द क्वांटिटी, टोटल ऑफ द क्वांटिटी मतलब 280 प्लस जो टोटल ऑफ द क्वांटिटी, टोटल ऑफ क्वांटिटी कितना है, इसको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। आई थिंक इसने निकाल के दिखा भी रखा होगा, नहीं दिखा रखा कोई नहीं। आप इन सबको ऐड करेंगे, 280 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 470 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, आपके पास जो चीज आएगी आप क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी करना है, मतलब 280 प्लस टोटल ऑफ दिस कॉलम, टोटल ऑफ द क्वांटिटी कॉलम इनटू 100, ठीक है। तो 280 divided by total of this column into 100. Similarly, 480 divided by total of this column into 100. 730 divided by total of this column into 100. ये आ जाएगा, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। सिमिलरली क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू का टोटल कर लीजिए, ऐसे ही सबका पूरी टेबल पूरे इसका टोटल कर लीजिए। सिमिलरली वही करेंगे, 1,12,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 2,12,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। इस तरीके से आपके पास क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकल आएगा। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज स्प्लिट कर रहे हैं आपको इसे 70-30-10 की रेशियो के अकॉर्डिंगली। तो 70-30-10 की रेशियो के अकॉर्डिंगली हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं। देखो द अबव एनालिसिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 70-20 एंड 10 के रूल के अकॉर्डिंगली हम स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं 70-20-10 के रूल के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप वैल्यू के बेसिस पे देखेंगे हम। तो वैल्यू में मेरे को बताओ सबसे ज्यादा जो सबसे पहले हमें स्प्लिटिंग करनी है ना, हाँ। तो चलिए देखते हैं स्प्लिटिंग करने के लिए हम। ओके चलिए सबसे पहले तो आप नीचे देख सकते हो समरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कैसे कर रखा है हमने। अगर मैं ए कैटेगरी मानता हूँ, ए कैटेगरी में हमारे HACB है, बी कैटेगरी में हमारे FDIE है और सी कैटेगरी में LJGK है। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू बताओ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, दिस इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से शुरुआत करेंगे, 24.56 प्लस 46.54 प्लस 60.24 प्लस 71.16। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्लस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारा अरेंज कर रखा है। तो जो समय करना है किस रूल के अकॉर्डिंगली बांटना है, 70-20 एंड 10 के रूल के अकॉर्डिंगली बांटना है। तो 70 यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ तक के लिए मैं एक कैटेगरी में बांट लूंगा। नेक्स्ट 20 पे जाना है, तो 20 पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ देखो 90.24 पे अगर गया, 90.24 माइनस 71.16, आंसर विल 19.08। तो अकॉर्डिंगली मैं इसे बी कैटेगरी में क्लासिफाई कर लूंगा, रिमेनिंग जो भी बचेगा उसे सी कैटेगरी में क्लासिफाई कर लूंगा। दोबारा सुन लो, मेरे को 70-20 एंड 10 के बेसिस पे बांटना है, तो यहाँ 70 तक में गया, यहाँ एक नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,
देन बी कैटेगरी के लिए 90.24 माइनस 71.16 आई विल गेट 19.08, तो इसे बी कैटेगरी के बेसिस पे बांट लिया इन दिस ऑल्सो। और अगर आप क्वांटिटी पे भी देखते हो, चलो क्वांटिटी के बेसिस पे भी बांटना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली रूल वैसे ही करेगा, लेकिन मैं वैल्यू के बेसिस पे बांटना बेटर समझूंगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू के बेसिस पे आप बांटते हो एबीसी कैटेगरी में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और करके देख लेते हैं। ये यूनिट्स दे रखी है एंड यूनिट कॉस्ट दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करते जाना। वैल्यूज सेम क्वेश्चन है, आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। तो वही इसने काम कर रखा है, इसने वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी निकाल रखी है। देन इसने क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकाल ली, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लिया, देन क्यूमुलेटिव क्वांटिटी एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, क्यूमुलेटिव वैल्यू एज टू द परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू निकाला। फिर अब देखो बस बांटने का तरीका तुम देखना चाहो तो देख लो। हमने सबसे पहले कहा था 70 20 एंड 10 के बेसिस पे बांटना। अब 75 तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हो गया ना 5 नंबर का, तो ये वाला यहाँ तक का ए ले लेते हैं। सिमिलरली बी का निकालना है, तो 92.76 माइनस 69.24 अगर मैं लेस करता हूं तो वो 23.52 निकल के आ रहा है, तो आई थिंक इतना एग्जैक्ट चल जाएगा। ये बी हो गया एंड रिमेनिंग मेरा सी हो गया। सो अकॉर्डिंगली दिस रूल के अकॉर्डिंगली हम ए बी एंड सी कैटेगरी के बेसिस पे बांट लेंगे। सो आज हमने एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, और if anyone have any doubt you can leave it on the comment box and please subscribe to the channel so that आपको आगे इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। और कल हम क्या करेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, एंड टुमारो वी विल डू अ डिटेल्ड रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक में हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, एक बार हम वो सारा का सारा रिवाइज करेंगे। प्लस मैं आपको कल स्टॉक लेवल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देख भी सकते हो। अगर इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, तो इसके बाद हम चलेंगे। आपका काम क्या रहेगा, बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का पूरा प्रैक्टिस करके आना है जी। अभी तक जितना सिखाया आप उतना ही बस केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। 13, 14 कल हम आगे की तरफ चलेंगे। कल मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा विच इज योर स्टॉक लेवल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।